हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जनरल साइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपसे काफ़ी टाइम पूछा जाता है, हर एक पेपर में आपसे पूछा जाता है। दैट इज़ द वेव कॉन्सेप्ट, राइट। PYQs भी हम करेंगे और वेव का जो कॉन्सेप्ट रहता है मेन, वो भी हम एक साथ करेंगे। सो लर्न अबाउट वेव विद द हेल्प ऑफ PYQs एंड वी विल डू ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस सेशन, राइट। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। यस. Okay, so this video is for NTPC and other competitive exam where you have to cover the general science टॉपिक्स, राइट। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वेव कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपके मैक्सिमम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इस वीडियो सेशन के बाद। यस, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, so we are going the question number 1 is which of the following is the mechanical wave। आपसे पूछा गया है कि इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सी मैकेनिकल वेव है, राइट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है रेडियो वेव, बी ऑप्शन दिया गया है एक्स रेज, सी ऑप्शन दिया गया है लाइट वेव्स एंड डी ऑप्शन दिया गया है साउंड वेव्स। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कौन सी मैकेनिकल वेव है। अब जो मैकेनिकल वेव है वो क्या रहती है, वो आपकी यस लॉन्गिट्यूडिनल वेव रहती है, राइट। और मैकेनिकल वेव जो रहती है वो मेनली आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव रहती है, राइट। लॉन्गिट्यूडिनल वेव रहेगी और उसको मीडियम चाहिए होगा फॉर ट्रेवल, राइट। तो मीडियम चाहिए होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव रहेगी, उस वेव को हम बोलेंगे साउंड वेव। यस एवरीवन, समझ में आया कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी और मीडियम रिक्वायर्ड होगा, वो मैकेनिकल वेव होगी। और साउंड वेव आपका एक एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव का, राइट, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी हम उसको बोलते हैं। और इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, है ना। सो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव का। तो इस तरह से आपको ये याद कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो आंसर रहेगा यस डी रहेगा, साउंड वेव। क्योंकि मैकेनिकल वेव आपकी क्या रहती है, साउंड वेव रहती है, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है और जिसको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। इसके बाद बची आपकी रेडियो वेव, लाइट वेव एंड एक्स रेज। ये सारी क्या रहती है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं, जिनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता और वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं, राइट। ये लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होती, है ना। सो ये आपको याद करना है इस पार्ट में, राइट। नो डाउट इन दिस पार्ट। ओके, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा साउंड वेव्स। सो हियर टिक कर देते हैं, साउंड वेव आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेट इज द क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है कि एग्जाम्पल बताओ लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, राइट। सो एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है रेडियो वेव, बी ऑप्शन दिया गया है साउंड वेव, सी ऑप्शन दिया गया है एक्सरे एंड डी ऑप्शन दिया गया है गामा रे। आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी होगी इसमें से। अब आपको जैसे ही पता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव चाहे कितनी बार ही पूछ लें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको हटा के जो बचेगा वो बचेगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो जो ये रेडियो वेव है, एक्सरे है, गामा है, लाइट है, वो सब क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो बचा क्या, बचा बी, दैट इज साउंड वेव। तो साउंड वेव आपकी क्या है, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इस तरह से आपको इसको याद करना है। सो साउंड वेव यहाँ पे आपकी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव रहेगी। उसके बाद बात करते हैं साउंड वेव इन एयर इज, राइट। साउंड वेव एयर में कैसे ट्रेवल करती है, ये आपसे पूछ लिया गया है। सो ए ऑप्शन दिया गया है ट्रांसवर्स, बी ऑप्शन दिया गया है लॉन्गिट्यूडिनल, सी ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड डी ऑप्शन दिया गया है पोलराइज्ड। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि कैसे ये ट्रेवल करती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये कैसे ट्रेवल करेंगी, लॉन्गिट्यूडिनल करेंगी। सो साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, राइट। तो ये कैसे ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडिनल, राइट। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यस, बी विल बी द राइट आंसर। ओके,
उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, जरा ध्यान से देखिए। पूछा गया है कि व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ अ साउंड वेव। साउंड वेव के दो कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन होंगे एंड उनको हम क्या बोलेंगे, ये पूछा गया है। कि दो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब है एक के पीछे एक, है ना। सो दोनों लगातार जो आपके यहाँ पे टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ये पूछा गया है। राइट, साउंड वेव के। यस। अब देखो, दो तरह की हमारी, अब जो साउंड वेव में रहता है वहां पे क्या रहता है, कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन रहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ साउंड वेव का। जो नॉर्मल वेव आपने पढ़ी होगी, नॉर्मल वेव आपने ये पढ़ी है ना। तो ये इसका तो आपको पता है कि एक ट्रफ होगा, जो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये ट्रफ है। राइट, यस। जो ये उठा हुआ पार्ट है, राइट, ये क्या है, ट्रफ है। एक आपका यहाँ पे ये ट्रफ है, ये राइट, ये ट्रफ हो गया आपका, और एक क्रस्ट हो जाएगा, है ना। और क्रस्ट और ट्रफ को आपका मिला के वेवलेंथ बनेगा, वो आपको पता है। लेकिन अब साउंड वेव की बात कर रहे हैं। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो साउंड वेव में ऐसे आपके इस तरह से एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशंस मिलते हैं। राइट, तो यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेगा। राइट, तो जो दो कॉन्सिक्यूटिव कॉम्प्रेशन है उनको मिला के, दो कॉन्सिक्यूटिव जो कॉम्प्रेशंस हैं उनको मिला के, अब साउंड वेव इस तरह से ट्रेवल करती है ना। तो जो दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस होंगे वो दोनों एक साथ मिलके क्या बनाएंगे, वेव लेंथ बनाएंगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, और जो एक्सपेंशन वाला रीजन जो बोल रहे हैं, जो थोड़ा डिस्टेंस पे है, वो है रेयरफेक्शन, है ना। सो या तो दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन ले लो या तो रेयरफेक्शन ले लो, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक वेवलेंथ बनाएंगे, है ना। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, विच इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और जिसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। और यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे टफ ट्रफ एंड क्रस्ट देखने को मिलते हैं, साउंड वेव में आपको ये कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शंस इसी तरह से सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे आपको रेयर फैक्शन एंड कॉम्प्रेशन देखने को मिलेंगे, ये आपको याद रख लेना है फॉर साउंड वेव, है ना। सो दो कॉन्सिक्यूटिव, या तो आपको वो कॉम्प्रेशन बोल दें या रेयर फैक्शन बोल दें, क्या बनेगा उससे, उससे बनेगी वेवलेंथ। क्या बनेगी, उससे वेवलेंथ बनेगी। इसमें कोई भी किसी तरह का भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज सिंपल। इसमें किसी तरह का भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। राइट, यस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन अ सितार द विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस। सितार में पूछा गया है कि किस टाइप की साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। राइट, तो ए ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडिनल, बी ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसवर्स, सी ऑप्शन दिया गया है स्टेशनरी एंड लॉन्गिट्यूडिनल, एंड डी ऑप्शन दिया गया है स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। हम जब सितार बजाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को प्लग करते हैं ना, स्ट्रिंग को प्लग। तो उसके बाद हमें साउंड हियर होती है, एक साउंड हमें सुनने को मिलती है जब हम उसको प्लग करते हैं। राइट, जब हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो हमें एक साउंड सुनने को मिलती है। राइट, सो द होल इंस्ट्रूमेंट वहां पे उस टाइम पे वाइब्रेट करता है। राइट, दैट इज फोर्स टू वाइब्रेट, एंड इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, साउंड सुनने को मिलती है। जो स्ट्रिंग है वो अंडर टेंशन चली जाती है, एंड दिस अंडर टेंशन इज सेट इनटू वाइब्रेशन, उसी से वाइब्रेशन बन जाती है। और उससे क्या होता है, एक ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है वायर से। क्या, ट्रांसवर्स वेव, नॉट लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कैसी, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेगी। राइट, एंड ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये स्टेशनरी वेव है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव यहाँ पे रहेगी। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, दैट इज द स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स वेव आपकी सितार में प्रोड्यूस होती हैं। जब हम उसके एक स्ट्रिंग को प्लग करते हैं पूरी वाइब्रेशन चली जाती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो वो वाइब्रेशंस गई वो किस फॉर्म में गई, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में गई। नो सॉरी, नॉट लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में गई। और कैसे गई, स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो डी रहेगा, है ना। तो डी विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड
बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की वो कौन सी लेयर है जो लॉन्ग रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। सो द लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस, ये आपसे पूछा गया है। सो लॉन्ग रेडियो वेव जो है वो रिफ्लेक्टेड होती हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, ये पूछा गया है। सो ट्रोपोस्फियर बोला गया है, ए, बी आयोनोस्फियर बोला गया है, सी ट्रोपोपोज बोला गया है और डी स्ट्रेटोस्फियर बोला गया है। अब जरा देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। सो जो आयोनोस्फियर है वो अर्थ का अपर मोस्ट रीजन है, राइट। यस, सो यस, यहाँ पे जो अर्थ का बिल्कुल दिस इज आयोनोस्फियर, दिस इज द अपर रीजन है आपका अर्थ का, जो कि 50 to 400 माइल एल्टीट्यूड पे आपको देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे तो इट इज आयोनाइज्ड बाय सोलर रेडिएशन, राइट। तो यहाँ पे जो आयोनोस्फियर है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आपको मिलने देखने को मिलेगा। एंड इट हैज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इट इन्फ्लुएंस रेडियो प्रोपोगेशन टू द डिस्टेंस प्लेस ऑन अर्थ। यस, सो लॉन्ग रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बाय द आयोनोस्फियर। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप आयोनोस्फियर टिक करोगे, राइट। क्या टिक करेंगे हम? आयोनोस्फियर टिक टिक करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस बाय द, वायरलेस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा गया है कि जब वो अर्थ सरफेस पे वापस से रिफ्लेक्ट होंगी तो किस तरह से होंगी वायरलेस कम्युनिकेशन। सो ट्रोपोस्फियर से आएंगी, स्ट्रेटोस्फियर से आएंगी, आयोनोस्फियर से आएंगी या फिर एक्सोस्फियर से आएंगी। यस, वायरलेस कम्युनिकेशन अगेन रेडियो वेव्स, राइट। मेन जो रोल रहता है वहां पे रेडियो वेव्स का रहेगा ना। यस, तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करी गई है उसका मतलब है किसकी बात करी गई है? रेडियो वेव्स की बात करी गई है। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स का पूछा गया है तो आपको आंसर पता है, आंसर क्या होगा? आंसर आपका रहेगा आयोनोस्फियर। तो आयोनोस्फियर आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। यस, पूछा गया है कि एटमॉस कौन सी लेयर है जो कि डिफ्लेक्शन करती है आपके रेडियो वेव्स की। अगेन सेम क्वेश्चन है, बस उसको रीफ्रेम कर दिया है ना। तो इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको कुछ की टर्म्स याद रखने होते हैं, जो काफी टाइम वो क्वेश्चन रीफ्रेम कर देते हैं, बट आपको अगर की टर्म्स पता है तो आप आंसर इजिली कर लोगे, है ना। क्योंकि डिफरेंट पेपर में वो सेम चीज पूछते हैं, बस उसको रीफ्रेम कर देते हैं। अब अगर आपको आयोनाइजेशन वाले आयोनोस्फीयर का और रेडियो वेव का रिलेशन पता है कि वो उनको रिफ्लेक्ट करता है और रेडियो वेव आपका वायरलेस कम्युनिकेशन में मेन रहता है, तो आप कोई भी आंसर कर दोगे, कोई भी क्वेश्चन आप कर दोगे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आयोनोस्फीयर, है ना। सो यहाँ पे भी आयोनोस्फीयर है और क्वेश्चन नंबर 7 में जो राइट आंसर रहेगा वो भी रहेगा आयोनोस्फीयर। नेक्स्ट बात करते हैं वेव्स ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपोगेट बाय मींस ऑफ, जो हाई अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स रहती हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं, किस मीन से ट्रेवल करती हैं? वो ग्राउंड वेव्स होती हैं, ए, बी स्काई वेव्स होती हैं, सी स्पेस वेव्स होती हैं और डी सरफेस वेव्स होती हैं। आपसे पूछा गया है कि वो किस तरह की वेव्स होती हैं, राइट। तो जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की वेव है दैट इज यूएचएफ भी जिसको हम बोलते हैं, इज द आईटीयू डेजिग्नेशन फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसीज। रेडियो फ्रीक्वेंसीज के लिए ये टर्म हम यूज करें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और इनकी जो रेंज रहती है वो 300 एम एच जेड टू 3 गीगा एच जेड रहती है ना। सो मेगा हार्स टू गीगा हार्स रहती है, 300 मेगा हार्स टू 3 गीगा हार्स इनकी आपको रेंज देखने को मिलेगी, है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसीज की। सो ओविंग टू दिस हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रहती है इसलिए इनको बोला जाता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव। अब देखो, ये दे कैन नीदर ट्रेवल अलोंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द ग्राउंड नोर दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द आयोनोस्फीयर, राइट। यस, सो ये ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो ये ना तो आपकी ग्राउंड की ट्रेजेक्टरी में मूव करती हैं नोर ये आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती हैं, right? So the signal having the UHF, that is ultra high frequency radio waves, they are propagated normally through the line of sight communication, which is actually the space wave propagation.
तो यहाँ पे दिस रेडियो वेव हैविंग द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी आर बेसिकली कॉल्ड एज द स्पेस वेव। तो इनको स्पेस वेव बोला जाता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को। ये आपको याद कर लेना है, क्या बोला जाता है, स्पेस वेव्स हम बोलते हैं, राइट। तो ये आपको याद कर लेना है कि जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव रहेगी उनको हम दूसरा नाम क्या दिया जाता है, उनको किस वे से वो प्रोपोगेट करती है, स्पेस स्पेस में करती है, स्पेस वेव्स इनको बोला जा रहा है। यस। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो यही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सा आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। ए ऑप्शन दिया गया है लाइट, बी ऑप्शन दिया गया है हीट, एंड सी ऑप्शन दिया गया है साउंड, एंड डी ऑप्शन गिवन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा, है ना, राइट। सो साउंड वेव, यस, साउंड वेव आपकी मैकेनिकल वेव है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव है आपकी, है ना। सो उसको तो ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वरना वो ट्रेवल नहीं करेगी, है ना। तो अब साउंड वेव जो है वो ट्रेवल नहीं करेगी वैक्यूम में, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से ये ट्रेवल करती है, और वैक्यूम में पार्टिकल होंगे नहीं, कैसे मूव करेगी। तो साउंड जो है वो आपके एक मैकेनिकल डिस्टरबेंस है, राइट, जो ट्रेवल कर सकती है सिर्फ मीडियम में। सो सॉलिड लिक्विड गैस आपको मीडियम चाहिए तभी ये ट्रेवल करेगी। लेकिन यहाँ पे बोला गया है वैक्यूम की कंडीशन। तो वैक्यूम की कंडीशन का मतलब है यहाँ पे किसी भी तरह का मीडियम नहीं है, और अगर मीडियम नहीं होगा तो मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करेगी। और यहाँ पे बस आपको यही देखना था कि कौन सी इनमें से मैकेनिकल वेव है। सो आपको पता है कि साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो साउंड वेव रहेगा। तो साउंड को हम टिक कर देंगे, हमारा राइट आंसर रहेगा साउंड वेव। उसके बाद दिया गया है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, है ना। सो बोला गया है कि रेडियो वेव बैंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये ऑप्शन दिया गया है। अब कभी सुना है कि रेडियो वेव बैंड हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में? नो, नहीं होती, है ना। रीजन, रेडियो वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब ये जरूर ठीक है कि ये रेडियो वेव जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बट ये नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में बैंड होंगी। तो यहाँ पे आपका जो असर्शन है वो पूरी तरह से फॉल्स है, और जो रीजन है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि जो रेडियो वेव का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। सो वो बैंड नहीं होगी, है ना। यस, राइट। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा दैट इज बी आपका राइट ओके। सो डी आपका राइट आंसर रहेगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि कॉस्मिक रेज, राइट, कॉस्मिक रेज, ए ऑप्शन दिया गया है कि दे आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स, बी ऑप्शन दिया गया है दे आर अनचार्ज्ड पार्टिकल्स, एंड सी ऑप्शन दिया गया है दे कैन बी चार्ज्ड एज वेल एंड अनचार्ज्ड, एंड डी ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कॉस्मिक रेज के बारे में, कि उसमें आपके किस टाइप के पार्टिकल्स मेन रहते हैं कॉस्मिक रेज में, राइट। सो जो कॉस्मिक रेज है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कॉस्मिक रेज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। सो कॉस्मिक रेज आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। दे आर इमेंसली हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल, ये बहुत हाई एनर्जी के चार्ज पार्टिकल होते हैं, राइट। यस, और ट्रेवल करते हैं स्पेस में बहुत स्पीड से, स्पीड उनकी लाइट के स्पीड के इक्वल रहती है। और जो ये ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, सन से या सोलर सिस्टम के बाहर से। सो कॉस्मिक रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। सो कॉस्मिक रेज का जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा, दैट इज द चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज। ए ऑप्शन दिया गया है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बी ऑप्शन दिया गया है दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ,
सी ऑप्शन दिया गया है कि दे आर मेड अप ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, एंड डी ऑप्शन दिया गया है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सन। अब आपको पता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ऑलरेडी कॉस्मिक रेंज के बारे में पता है। अब उनकी जो वेवलेंथ रहती है वो बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। सो ये आपका बी तो क्या है, सही है। सी, वो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल से बनी होती है, ये भी आपका सही है। उसके बाद सन से ओरिजिनेट होते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं दिया गया। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, ये आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आएगा दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उसके बाद पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, इनमें से कौन सा वे ऑफ, देखो ये वे ऑफ ट्रांसमिशन है कि किस तरह से कोई वेव है वो ट्रांसमिट हो रही है, रेडिएशन से हो रही है, कॉन्वेक्शन से हो रही है और कंडक्शन से हो रही है। अब पूछा गया है कि इनमें से किसमें, किस किस ट्रांसमिशन में आपको मीडियम नहीं चाहिए, ये पूछा गया है, राइट। सो रेडिएशन जो रहता है, सबसे पहले ये काफी बार पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन, तो ये आप समझ के करोगे, राइट। पहले आप ये तीनों मेथड समझोगे कि ये है क्या, उसके बाद आप आंसर करोगे, है ना। सो जो रेडिएशन है उसमें क्या होता है, एमिशन ऑफ एनर्जी होता है, राइट। वेव की फॉर्म में एनर्जी या पार्टिकल स्पेस से मूव करते हैं और मीडियम से भी मूव कर सकते हैं। तो रेडिएशन आपकी इस तरह से रहती है, सो स्पेस से भी मूव करते हैं और मीडियम से भी मूव करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, पार्टिकल की मूवमेंट होती है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे, गामा, राइट, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, राइट, यस। उसके बाद हीट ट्रांसमिशन, जो वाटर बॉयल करते हैं हम, है ना, तो उसमें वाटर बॉयल कैसे होता है, हीट ट्रांसमिशन की वजह से होता है, वो कन्वेक्शन की वजह से होता है, एक्चुअल पार्टिकल हीट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। कंडक्शन, अगेन कंडक्शन को चाहिए मीडियम, है ना, कंडक्शन को भी मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, वहां पे आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यस, रेडिएशंस, रेडिएशंस इज द राइट आंसर, यस। रेडिएशंस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको उनको मीडियम देना है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एल्बिडो, राइट। अब एल्बिडो होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। एल्बिडो आपकी, तो बात कर रहे हैं एल्बिडो की। एल्बिडो क्या रहता है, ये आपकी एल्बिडो एक तरह से फ्रैक्शन रहती है लाइट की, जो कि रिफ्लेक्ट कर दी जाती है बाय अ सरफेस और बाय अ बॉडी, उसको एल्बिडो बोलते हैं, राइट। जो कि रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, एब्जॉर्ब नहीं आएगा, ट्रांसमिट नहीं आएगा और एमिशन नहीं आएगा, क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्ट्राइक करेगी सरफेस पे और उसको वापस, ये स्ट्राइक किया और उसको वापस से इस तरह से रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो लाइट का फ्रैक्शन है जो वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है उसको बोला जाता है एल्बिडो, है ना। सो यहाँ पे जो एल्बिडो, एल्बिडो का जो मीनिंग रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्टिंग पावर, राइट। क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग पावर, यहाँ पे करेक्ट मीनिंग रहेगा एल्बिडो का। हम्म। जैसे कि अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस पे आपका जो मेन पोर्शन रहता है अर्थ का वो वाटर रहता है। सो स्नो में, स्नो की फॉर्म में हमारा मैक्सिमम वाटर रहता है और जो फ्रेश वाटर है वो कम रहता है, राइट। तो फॉर फ्रेश स्नो कवर आपका 95% एल्बिडो रहता है और वाटर के लिए 3% एल्बिडो रहता है। ये आपकी रिफ्लेक्शन पावर दिखाई गई है अर्थ सरफेस पे, है ना। सो इस तरह से जो लाइट की फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट कर दी जाती है उसको एल्बिडो बोला जाता है। तो यहाँ पे एल्बिडो हमें शो करता है रिफ्लेक्शन पावर। Yes, so with this we have discussed important questions in part 1. We'll meet in part 2 of the wave. Till then, take care. Stay connected. If you like the video, do like, share and subscribe Birinipedia Skill. Have a good day.